नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव के खिलाफ विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन। खड़गे बोले बजट है जन विरोधी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बजट बेरोजगारी, किसानों की परेशानी जैसी समस्याओं को दूर करने में फेल। प्रख्यात अर्थशास्त्री जयति घोष का दावा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बजट 2024 में अनदेखी पर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री बजट को बताया भेदभावपूर्ण। खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी, बोले एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव से पहले हलचल, बीजेपी जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल, दीपेंद्र हुड्डा ने किया स्वागत। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव के खिलाफ विपक्ष का संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन और खड़गे ने दिया बयान, बोले बजट है जन विरोधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। और इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये बजट जन विरोधी है और उन्होंने कहा कि किसी को न्याय नहीं मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। ये पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी दल बजट पर चर्चा में भाग लेंगे तो खड़गे ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, फिर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट बेरोजगारी, किसानों की परेशानी जैसी समस्याओं को दूर करने में विफल। प्रख्यात अर्थशास्त्री जयति घोष का दावा। जी हाँ दोस्तों, प्रख्यात अर्थशास्त्री जयति घोष ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से निपटने की रणनीति का अभाव है। और उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को दी जाने वाली छोटी छोटी रियायतें भारत में घरेलू मांगों को बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। घोष ने पीटीआई से कहा कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, किसान संकट, लघु एवं मध्यम उद्यमों की व्यवहार्यता और जलवायु परिवर्तन जैसी भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं और इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जबकि सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा कि ये समस्याएं हैं, लेकिन वो वास्तव में समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक परिवर्तन और रणनीति बनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए किसानों के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। घोष ने कहा कि कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जो निराश करने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारत भर के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को औपचारिक बनाने के बारे में किसी तरह के बयान की उम्मीद कर रहे थे, अगर इसे कानूनी समर्थन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के उन हताश युवाओं के लिए सक्रिय रूप से कुछ कर सकती थी जो रोजगार चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट 2024 में अनदेखी पर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री बजट को बताया भेदभावपूर्ण। जी हां दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट संसद में पेश किया और इस बजट का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। संसद में बजट पर चर्चा होने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने बजट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष शासित राज्यों के साथ बजट में भेदभाव किया है। बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ये 4 मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंगलवार को पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक है, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्रीय बजट में राज्य की मांगों को अनदेखी किए जाने के विरोध में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक वासियों की ही नहीं सुनी गई, ऐसे में नीति आयोग की बैठकों में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी, बोले एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक, इसके लिए सरकार पर बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बुधवार को कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है और ये सुनिश्चित करने के लिए इंडियन
नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दल सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान नेताओं ने राहुल गांधी के संसद भवन स्थित उनके कार्यालय से मुलाकात की और दोस्तों मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है कि ये बिल्कुल किया जा सकता है और इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। बाद में उन्हें एक्स पर पोस्ट किया कि एमएसपी की कानून गारंटी किसानों का हक है, इंडिया गठबंधन ये हक उनको दिलवा कर रहेगा। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग समेत कई सारे बड़े नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव से पहले हलचल, बीजेपी जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल, दीपेंद्र हुड्डा ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कई नेता, पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस बारे में खुद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दिल्ली आवास पर बीजेपी जेजेपी नेताओं, पदाधिकारियों समेत पार्षदों, सरपंचों, पूर्व पार्षदों और पूर्व सरपंचों, अनेकों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर की महिलाओं ने निकाली रैली, असम में मारे गए 3 लोगों के लिए मांगा न्याय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर से कुकी और हमार समुदायों की 2 महिला संगठनों ने चुराचांदपुर जिले में एक रैली की। रैली के दौरान महिला ने असम में पुलिस मुठभेड़ में 3 हमार शख्स की हत्या की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। कुकी महिला संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स और हमार महिला संघ द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने वाले लोग मोल वाईफाई खेल के मैदान से शांति मैदान के पास वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस तक चले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से अलग व्यवहार क्यों, राज्यसभा में बोले पी चिदम्बरम। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट की आलोचना की। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेकर पी चिदम्बरम ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी हद तक उधार लिया हुआ बताया। उन्होंने इस दौरान बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी जिक्र किया और पूछा कि इन तीनों राज्यों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया। पी चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा ने बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए अपना दृष्टिकोण बदल लिया है और बजट में इसका प्रमाण साफ तौर पर देखने को मिला। सिर्फ इसीलिए रवैये को बदल दिया गया क्योंकि यहाँ रणनीतिक नेतृत्व बदला है। पी चिदम्बरम ने बजट को पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी हद तक उधार लिया गया है। बता दें कि केंद्रीय बजट के बाद कई विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा था कि अन्य राज्यों की अनदेखी करके प्रमुख सहयोगी आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के मद्देनजर नंबर 30 पर उल्लेखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपनाया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 11 पर उल्लेखित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरुआत की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में नीट होगा खत्म। कर्नाटक के बाद ममता सरकार ने भी विधानसभा से पास कराया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी राज्य में नीट को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथ ही जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इसकी जगह एक नई प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। ये प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सेवन देव चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया था। प्रस्ताव में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के स्वतंत्र निष्पक्ष परीक्षा कराए जाने में कथित असफलता की निंदा की गई है और राज्य सरकार ने जनहित के मद्देनजर राज्य में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कराने का आग्रह किया है। और चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि आज प्रस्ताव पास किया गया है और इस पर चर्चा होगी।
हमें उम्मीद है कि इस बात पर अच्छी चर्चा होगी कि क्या इस एग्ज़ाम सिस्टम में सुधार किया जा सकता है ताकि ये एरर फ्री हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी जीतने का कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान, बीजेपी को बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस ने नई स्ट्रेटेजी निकाली है। अल्पसंख्यक और पसमानदा मुसलमान के बीच में पैठ बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कब जाएगी सीएम की कुर्सी, दिल्ली में मिलेगा कौन सा पद, सीएम योगी को लेकर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी को लेकर एक शिकूफा छोड़ा था। उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब लोकसभा नतीजे आए 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तब यूपी को लेकर फिर से ऐसे ही कयास लगने लगे हैं। बीजेपी में सियासी घमासान की अटकलों के बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जो दौर चला, उसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। अब इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी की सियासत और सीएम योगी के भविष्य को लेकर नई भविष्यवाणी कर दी है। इसने सभी को चौंका कर रख दिया है। सीएम योगी के भविष्य पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंस गया वो निकल नहीं पाएगा, इनमें से कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा। ये आपस में बयान देकर ये देखते हैं कि कौन किसके साथ है, जो निकलता दिखाई देता है उसे ये मारते हैं, नेताओं की ये भ्रूण हत्या करते हैं। 2.5 साल बाद योगी जाएंगे दिल्ली, अभी तो टाइम है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने दावा किया कि 2.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये गृह मंत्री बनेंगे, फिर इनका बुलडोजर पूरे देश में चलेगा और इससे ये डराने का काम करेंगे। अभी कोई नहीं कहीं जा रहा है। दरअसल यूपी में सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौर्य कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि सरकार से ऊपर संगठन है और इन सब के बीच पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। उधर सीएम योगी के 27 जुलाई को पीएम मोदी और अमित शाह के साथ बैठक की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लड़खड़ाती सरकार का लड़खड़ाता बजट, मोदी सरकार पर कपिल सिब्बल ने कसा तंज। जी दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की बैसाखी पर खड़ी सरकार दोनों राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की कहानी ये है कि ये लड़खड़ाती सरकार का लड़खड़ाता बजट है। सिब्बल ने कहा, याद रखें कि राजनीतिक रूप से ये सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के 2 नेताओं की बैसाखी पर खड़ी है, इसीलिए इसे एहसास है कि वो इन बैसाखियों के बिना सरकार बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए इसे आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को लाभान्वित करने की जरूरत पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार डगमगा रही है और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार उनकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए बजट का लाभ दोनों राज्यों को मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी वालों से नाराज हैं मोदी, बजट को लेकर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, तो इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और बजट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बजट 2024 को लेकर ये तक कह दिया कि ये पूरे देश का बजट न होकर सिर्फ नायडू और नीतीश का बजट था। उन्होंने मोदी सरकार पर उत्तर प्रदेश का अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी लगता है यूपी वालों से नाराज हैं। इन्होंने तो यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन क्या मिला? यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली अब लखनऊ की तरफ
देख ही नहीं रही है। लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है और इसका असर तो बजट पर भी देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पैसा आवंटित किए गए, राबड़ी देवी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर छिड़ी बहस और आरजेडी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही है। बजट को लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट में 2 राज्यों के लिए पैसे आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 में पूरे देश को अनदेखा कर दिया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए हैं और इसके पीछे उनका मकसद अपनी कुर्सी बचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पैकेट थमा दिया है। इससे क्या होगा? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा करने के लिए मोदी सरकार पर बरसे हेमंत सोरेन। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में राज्य की उपेक्षा करने के लिए केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाली बकाया राशि को लेकर चुप हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है और उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार झारखंड के बकाया का भुगतान करे। सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के साथ भेदभाव करने का दोषी कौन है? केंद्र पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन हर भाजपा नेता इस मुद्दे पर चुप है। विशेष पैकेज अपनी बैसाखियों को दीजिए, हमें हमारा बकाया चुका दीजिए। वो इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को अपने बजट प्रस्तावों में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उठाए वित्तीय कदमों की बात कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के ओपन चैलेंज के बाद हंगामा, स्पीकर से भिड़े टीएमसी सांसद। जी हाँ दोस्तों, संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बयान पर हंगामा हो गया। अभिषेक बनर्जी ने बजट को जनविरोधी बताते हुए कह दिया कि ये 2 सहयोगियों के लिए तैयार किया गया बजट है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारों का जिक्र करते हुए भी सरकार को घेरा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आने के बाद क्या किया? उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो आज भारत 125 देशों की लिस्ट में 111 नंबर पर नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ये कहा करते थे सबका साथ सबका विकास, इनके विधायक कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उनके साथ। इसे इस फेल सरकार की फेल वित्त मंत्री ने बजट में भी प्रूफ कर दिया है। उन्होंने दलितों के खिलाफ अपराध के आंकड़े गिनाने के साथ ही कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिकों और स्टाफ के नाम बताने वाले आदेश को लेकर भी सवाल उठाए और सवालिया अंदाज में कहा कि यूपी में कौन सीएम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हंगामा टीएमसी सांसद के बयान के बाद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार के बजट पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उठाए सवाल और यहाँ पर पूर्वांचल का जिक्र करके लगा दिया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और राजनीतिक विषयों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहाँ पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत पेश किया गया है। सरकार बचाओ बजट के अनुसार आंध्र प्रदेश और बिहार को पर्याप्त बजट आवंटित हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कुछ भी खास नहीं है। दोस्तों, आखिर किन वजहों से देश के अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है? उन्हें भी पर्याप्त रूप में धनराशि बजट के तौर पर आवंटित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पूर्वांचल के लिए इस बार बजट में कुछ नहीं था। हालांकि बीते 7 सालों में भी पता नहीं चल सका कि डबल इंजन की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, लेकिन इस बार तो पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया। इसकी प्रमुख वजह यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर सीटों पर करारी हार मिली थी और अब जनता ने इन्हें बता दिया है कि झुनझुना बजाने से कुछ नहीं होगा, जनता का दिल जीतना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 अगस्त से हर घर खटाखट की तैयारी में कांग्रेस सोशल मीडिया के लिए तैयार किया धांसू प्लान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश युवा सोशल मीडिया की कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश के अधिक से अधिक विधायकों को जिताने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक सन्नी सिंह और विकास झा ने की। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु जैन, प्रदेश प्रभारी इशिता सिन्हा,
प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, राष्ट्रीय सचिव राजेश सिन्हा, सन्नी आदि उपस्थित हुए और इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की तैयारियों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का विधानसभा घेराव, देवेंद्र यादव ने कानून व्यवस्था और महंगाई पर साई सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने विष्णुदेव साई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधानसभा घेराव कर रही है और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में पुलिस फोर्स की तरफ से रोका गया है और इस दौरान ईटीवी भारत ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से बातचीत की। दोस्तों, कानून व्यवस्था के सवाल पर देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को अभी ये बताना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुधार क्यों नहीं हो रही है और ये जगह जगह पर गोलीकांड हो रहा है। गुंडे सोशल मीडिया के जरिए खुलकर टैक्स मांग रहे हैं, व्यापारी दबाव में है। इसका जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।